नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष एसपी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम आप लोगों की लगी है। आप मेहनत कीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिक्स के। हम लोग संसद पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, पार्लियामेंट में विधायिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि लोकसभा में क्या क्या पढ़ाए थे, गठन कब हुआ था, किस आर्टिकल में आता है, किस संविधान संशोधन में। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, और किस संविधान संशोधन में उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था, इसके बारे में बताए हैं। और किस संविधान संशोधन द्वारा फिर से 5 साल के लिए कर दिया गया, इसके लिए हमने बताया था कि जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर लिया गया था, इसे 6 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 1971 से 1977-76 तक चला था, ठीक है। फिर इसे 44वां संविधान संशोधन 1988 में 78 में क्या कर दिया गया, इसे दोबारा 5 साल के लिए कर दिया गया था, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो हमने गठन पढ़ लिया, सदस्यों का कार्यकाल पढ़ लिया, और हमने उनका जो चुनाव था अब उसको हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं लोकसभा का चुनाव कैसे कैसे होता है। तो हमने कल पढ़ा था लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में हमने क्या पढ़ा था, गठन पढ़ चुका हूँ, चुनाव पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे चुनाव, जो हमारा 5वां होगा, चुनाव होगा। क्या होगा, चुनाव या इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन को आज बताना है, ठीक है। चुनाव क्या है, चुनाव बताना है। तो देखिए, चुनाव लोकसभा में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एकल चुनाव होता है, ठीक है, और प्रादेशिक चुनाव, एकल चुनाव और पोल्स, ठीक है। ऐसे 3-4 पोस्ट हैं जिनके द्वारा चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चुनाव कैसे होता है, ठीक है। चुनाव क्या है, चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्शन, ठीक है। पहले हम टाइप ऑफ इलेक्शन के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार से इलेक्शन होते हैं। तो हमारे 4 प्रकार के 4 टाइप्स के क्या होते हैं, 4 टाइप्स के चुनाव होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 4 टाइप के। कौन कौन से, अब इसके बारे में जानते हैं। पहला हमारा क्या है, प्रादेशिक चुनाव। सेकंड है एकल चुनाव, ठीक है। तीसरा है प्रत्यक्ष चुनाव,
प्रत्यक्ष चुनाव और चौथा है क्या, पोलिंग सिस्टम, पोल सिस्टम इलेक्शन। ठीक है, ये हमारे 4 प्रकार के चुनाव हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के चुनाव किए जाते हैं। तो एक एक के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। प्रादेशिक चुनाव क्या होता है, एकल चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, पोल सिस्टम इलेक्शन क्या है, मतलब पोल सिस्टम चुनाव क्या है। ठीक है, तो हम इलेक्शन के बारे में, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं कैसे चुने जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम इसे A, B, C और ये D। ठीक है, कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम प्रादेशिक चुनाव। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रादेशिक चुनाव। अब देखिए इसमें ये है, ये क्या है, प्रादेशिक चुनाव। प्रादेशिक चुनाव। प्रादेशिक चुनाव क्या होता है, इसमें आप कथन से ही पकड़ ले रहे होंगे प्रादेशिक चुनाव क्या होता है। प्रादेशिक मतलब जो प्रदेश में चुनाव किया जाता है, सीधी सिंपल चीज़ है। इसमें बताया गया है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया गया है, विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। क्यों, तो लिखते चल रहे हैं कि जो प्रादेशिक चुनाव होता है, भारत को विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को क्षेत्र को भिन्न क्षेत्रों में बांट दिया गया है। क्यों बांट दिया गया है, क्योंकि जो चुनाव होते हैं, अगर आप छोटे आप कस्बे के आप जान रहे हैं, कोई कस्बा में एक चुनाव होता है, तो जैसे जिला है, जिला का जिला अध्यक्ष चुना जाता है, तो ऐसे यहाँ पे गांव, छोटे गांव में बांट दिया जाता है कि ग्राम पंचायत चुने जाएंगे। फिर आप ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, तो वहाँ पर ब्लॉक स्तर का चुनाव होता है, जहाँ कई गांव मिलकर एक ब्लॉक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कुछ ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे जिला पंचायत होता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी है कि जो प्रादेशिक चुनाव है वो पूरे भारत की चुनाव होता है, लोकसभा में पूरे भारत का चुनाव होता है। तो छोटे भागों में प्रदेशों को बांट दिया गया है कि आप यूपी से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप बिहार से हैं, असम, उत्तराखंड, ऐसे बांट दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में बांट दिया गया है कि, और उसमें भी बता दिया गया कि यहाँ से इतने मेंबर लड़ेंगे, तो वहाँ पे जनसंख्या के अनुसार बांट दिया गया है। भौगोलिक क्षेत्र मतलब वहाँ की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके हिसाब से बांट दिया गया है। अब वहाँ पे जैसे बताया गया कि यूपी का क्षेत्रफल इतना है और हरियाणा का इतना है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब छोटे जो क्षेत्र हैं उसके आधार पे ये चुनाव किया जाता है। तो वहाँ पे बता दिया गया कि इस भौगोलिक क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर
आएंगे, ठीक है। और एक एक व्यक्ति नहीं, जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति चुना है, आप लोगों को एक सीट अलॉट कर दिया जाएगा कि यहाँ पे इतनी जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुसार यहाँ पे चुनाव कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और अलग अलग सदस्य यहाँ से, और जो भौगोलिक क्षेत्र है, यह भौगोलिक क्षेत्र जो है यहाँ से कई सदस्य चुनकर आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, ये अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है बी है एकल चुनाव। एकल चुनाव क्या है? एकल चुनाव वो है कि जहाँ पर हर क्षेत्र से, हर कस्बा जो एरिया दिया गया है वहाँ से कई पार्टियाँ लड़ती हैं, तो उस पार्टी से केवल सभी पार्टियों से मिलकर एक सदस्य चुना जाएगा, न कि कई पार्टियों से एक सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे बता दिया गया, जैसे 4 पार्टियाँ हैं, ये पार्टी है, पार्टी कौन कौन सी है? 4 पार्टियाँ हैं, ये हमारी बीजेपी, सपा, बीएसपी, भाजपा और कांग्रेस, ठीक है। ये हमारी 4 पार्टियां हैं, आप लोग समझते हैं, ये 4 पार्टियां हैं, 4 पार्टी है। बीजेपी के भी, ये मान लीजिए हमारा यूपी है, यूपी क्षेत्र है, यूपी क्षेत्र में एक सीट बता दे रहे हैं, वहाँ पे 80 सीट लोकसभा से आती है, 100 सीट आती है, सॉरी 100 सीटें आती हैं। तो यहाँ पे 100 सीटें की बात नहीं कर रहा है, मैं एक सीट की बात कर रहा हूँ अभी। मान लीजिए कोई अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एक सीट है। अब यहाँ पे चारों सदस्य मिलकर, 1 2 3, बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस, चारों लोग मिलकर अपना एक एक प्रत्याशी खड़ा किए। यहाँ से भी एक प्रत्याशी, इससे भी, सभी से एक एक प्रत्याशी क्या हुए, यहाँ पे आवेदन किए। अब सोचिए कि सभी से आवेदन किए। अब देखिए यहाँ पे जो बहुमत से वोट जीतेगा, जो ज़्यादा वोट पाएगा इन चारों में से, वो यहाँ का इलेक्शन जीतेगा। मान लीजिए बीजेपी आ गई अधिक, तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर सपा लाती है तो सपा जीत जाएगी, बीएसपी लाएगी तो बीएसपी जीत जाएगी। जो भी इसमें मेजोरिटी लाएगी, सबसे ज़्यादा वोट पाएगा, वो यहाँ का सदस्य चुना जाएगा। तो वही चीज़ बताया गया है कि यहाँ पे एकल संक्रमण मत का किसी भी क्षेत्र का, एक भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें से सभी पार्टियों से एक एक सदस्य नहीं चुने जाएंगे। लेकिन अदर कंट्रियों में एक से कई सदस्य चुने जा सकते हैं, एक क्षेत्र से कई सदस्य चुने जा सकते हैं। इसके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो पहले एक सदस्य के बारे में हम लोग जान जाते हैं। यह हमारी भारत की जो सदस्य चुनकर लोकसभा में आते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग, तो आप लोग जान गए कि एकल संक्रमण मत क्या होता है। एकल चुनाव क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति केवल अकेले चुनकर आता है, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से केवल एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आएंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने जान लिए
अब नोट लिख के लिख लीजिए, नोट, नोट लिखिए, बताते रहा हूँ। जबकि आप यूएसए में देखेंगे, कहाँ पर, यूएसए में या अमेरिका में, अमेरिका में देखेंगे तो यहाँ से बहु संक्रमणीय या बहु उद्देशीय चुनाव होते हैं, ठीक है, बहुसदस्यीय चुनाव होते हैं, बहुसदस्यीय चुनाव क्यों होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। बहुसदस्यीय चुनाव क्या है? यहाँ पे 4 सदस्य खड़े हैं, ये पार्टी है हमारी, ठीक है। यहाँ पे 4 सदस्य, हम अपने ही भाषा में बता दे रहे हैं, बीजेपी, सपा और बीएसपी, ठीक है। 3 पार्टियाँ खड़ी है। अक्सर करके यहाँ पे 2 ही पार्टियाँ होती ही हैं, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका में 2 पार्टियाँ होती ही हैं। मान लीजिए 2 पार्टियाँ हैं, एक रिपब्लिक होती है वहाँ की, एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी रिपब्लिक, और एक कुछ और उसका नाम है, बता देंगे कभी, ठीक है। तो जो ये दोनों पार्टियां हैं, यहाँ से भी एक सदस्य चुनकर आएगा और इसका भी एक सदस्य रहेगा, दोनों के सदस्य लड़ेंगे। तो इसमें यह देखा जाएगा जो मेजोरिटी के तौर पे आएगा, इनको दोनों को लिया जाएगा, इन दोनों व्यक्तियों को, यह भी आएगा और इसमें यह भी आएगा। तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 2 सदस्य, यहाँ पे 2 सदस्य चुनकर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ से 2 कैंडिडेट खड़े हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे, दोनों है, तो यहाँ से दोनों सदस्य चुनकर आएंगे, ठीक है। एक अपोजिट वाला भी और एक प्रत्यक्ष वाला भी, जो चुनकर आया है वो, और जो उसका निगेटिव वाला भी, वो भी चुनकर आता है, ठीक है। क्योंकि अगर पार्टी में कुछ ऐसी बातें हो गई तो उसका विरोध कर सके या उसे रोक सके, ठीक है, गलत निर्णय ना लिया जा सके। इसलिए यहाँ पे बहुसदस्यीय चुनाव किया जा सकता है। एक क्षेत्र से कई लोग लड़ सकते हैं, वहाँ से जीत भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक संक्रमणीय चुनाव हो गया और बहुसदस्यीय चुनाव हो गया, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। अगला क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव। तीसरा हमारा क्या है? सी क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष मतलब जो सीधे आपके सामने हो चुनाव, ठीक है, आपके सामने हो चुनाव। प्रत्यक्ष मतलब जो हम खुद वोट देने जाते हैं, वो हमारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति हमने चुना, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ये सब अप्रत्यक्ष, जिसे हम वोट नहीं करते, जिसे जनता द्वारा वोटिंग नहीं किया जा सकता, जिसे हम चुनते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा राज्यसभा लोकसभा के जो सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हम जब जिसे चुनकर भेजते हैं, वो उन लोगों का चुनाव करता है। जैसे हम लोगों के घर में, आप लोग परिवार के हैं, एक परिवार से समझिए, अपने गांव क्षेत्र से, कि एक गांव है, गांव के लोग हैं, उसमें कई परिवार हैं, सभी सदस्य अपने अपने घर के मालिक हैं, ठीक है, घर के मालिक हैं। अब हमने क्या किया कि अब हम सोच रहे हैं कि गांव का कोई मुखिया बना दिया जाए, गांव का क्या कर दिया जाए? मुखिया बना दिया जाए। तो हम लोगों ने एक चुनाव कराया, चुनाव करा के एक मुखिया बना दिया गांव का। अब वो कई गांव मिले, कई गांव आ गए, अब गांव के सभी मुखिया मिले, तो सोचे कि हमारे पूरे गांव का डेवलप करने के लिए कुछ
एमएलए किया जाए, मतलब किसी विधायक को बनाया जाए, विधायक चुना जाए, तो विधायक को बनाया गया। तब गांव, यहाँ पे हम लोग तो अभी प्रत्यक्ष चुनाव कराते हैं। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि हम लोग जब छोटे से गांव की ही बातें बता रहा हूँ। गांव के पहले हम लोग मुखिया बनाते हैं, किसे, परिवार में मुखिया किसे बनाते हैं, पहले हम वोट करेंगे मम्मी पापा दादा दादी को, ठीक है। वहाँ से मुखिया चुन लिए गए। अब वो मुखिया चुनेगा किसको, किसको चुनेगा, ग्राम प्रधान को, ठीक है, ग्राम प्रधान। तो वही चीज़ है। अब जब ग्राम प्रधान और एक बीडीसी का भी चुनाव होता है, बीडीसी चुनाव होता है, देखिए वहाँ पे जो ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, आप लोगों को बता दे रहा, ब्लॉक प्रमुख कैसे चुने जाते हैं, उसमें प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। जो बीडीसी होते हैं, जो बीडीसी हम लोग चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो ब्लॉक प्रमुख को वोटिंग करते हैं, ठीक है। यही अप्रत्यक्ष चुनाव तौर पे है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में जान गए होंगे कि बीडीसी का भी चुनाव कैसे होता है प्रत्यक्ष तौर पे, और जो हमारा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है वो कैसे होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है, न कि प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जिस व्यक्ति को चुने हैं जनता द्वारा उनको वोटिंग नहीं किया गया, लेकिन जनता द्वारा जो सदस्य चुन कर गया है, जैसे हम बीडीसी हुआ, बीडीसी चुनकर हम लोग जनता द्वारा चुना गया है, तो जनता के द्वारा चुना गया तो प्रतिनिधित्व वो ब्लॉक प्रमुख को चुनता है, तो वो अप्रत्यक्ष है, न कि प्रत्यक्ष, ठीक। तो आइए प्रत्यक्ष चुनाव देखते हैं। एक इसके बारे में बता दे रहा हूँ, इसकी जो चर्चा की गई है आर्टिकल 331 में बताई गई है, ठीक है। जबकि इलेक्शन जो है ये हमारा 326 में, ठीक है, आर्टिकल है, आर्टिकल जो चुनाव की बात की गई है आर्टिकल 326 में बताया गया है। जबकि प्रत्यक्ष चुनाव जो है वो आर्टिकल 331 में बताया गया है। 31 में क्या बताया गया है कि कोई भी सदस्य जनता द्वारा जो चुनकर आता है, जो सदस्य जिसमें सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष या वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाए, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि वयस्क मताधिकार क्या है। वयस्क मताधिकार वो है कि जो वयस्क मतलब जो थोड़ा सा 20 साल 25 साल का एज हो, उसे वयस्क कहते हैं। जो हमारी अपनी मतलब योगदान दे सकता है, ठीक है, तो उसे वयस्क मतलब कुछ जानकार हो, कुछ समाज के बारे में जानता हो, वो वयस्क में आता है, ठीक है। क्योंकि जो मतलब एज लिमिट है कि आप 18 साल इस समय एज है, जो हमारी एज 18 साल है, तो हम चुनाव में वोट दे सकते हैं। किसी भी सांसद, प्रधानमंत्री, विधायक और किसके, जो हमारे ग्राम प्रधान को चुन सकते हैं। किंतु अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप वयस्क अभी नहीं हुए हैं। आप लोग अभी सर्विस करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या मांगता है, एज मांगता है कि भाई आप 18 साल के रहेंगे तभी आपको नौकरी में इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप वयस्क नहीं हुए अभी, ठीक है। तो यहाँ पर वयस्क और एक हमारा 61वां संविधान संशोधन था, नोट कर लीजिए, नोट कर लिख लीजिएगा कि इसमें बताया गया है कि 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम
अधिनियम 1988 में क्या कर दिया गया है, वोट देने की जो शक्ति थी पहले में आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, ये हमारे 61 संविधान संशोधन द्वारा, यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा क्या कर लिया गया है, 1981 में इसे संशोधित, ये हमारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो अब देखते हैं, ये हमारा प्रत्यक्ष चुनाव था, इसमें वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, आप लोगों को बता दिया, और ये आर्टिकल 31 में किया गया है। ठीक है, जो आर्टिकल 1 में, सॉरी आर्टिकल 36 होगा, 36 होगा, सॉरी ये हमारा ये नहीं, ये रहेगा आर्टिकल 36 में, ये हमारा आर्टिकल 36 में रहेगा प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, ये आर्टिकल 326 में बताया गया है कि जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाएगा। तो अब देखते हैं पोलिंग सिस्टम क्या है। पोलिंग सिस्टम चुनाव, देखिए पोलिंग सिस्टम जो चुनाव है, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। कोई भी मतलब रिस्क लेकर नहीं कि मतलब कोई चीज़ नहीं हमको नहीं आया तो आप लोग बताइएगा। जो हम एक आध वर्ड कहीं से भूल जा रहे हैं तो उसको टेंशन ना लीजिए, मैं उसे बताता रहूँगा। ठीक है, एक एक आर्टिकल भी इसी समय कंफर्म करा देंगे। जो भी गलतियाँ होंगी उससे थोड़ा सा आर्टिकल को लेकर चिंता ना कीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा डी क्या है। चौथा क्या है, पोलिंग सिस्टम इलेक्शन। पोलिंग पोल या इसे कहते हैं कि पोलिंग सिस्टम या पोल सिस्टम ही बोलते हैं इसे, पोलिंग सिस्टम या पोल सिस्टम, पोल सिस्टम चुनाव या इलेक्शन। ठीक है, इसे पोल सिस्टम इलेक्शन कहते हैं। पोल सिस्टम इलेक्शन क्या है, आप इसके बारे में जानिए। पोल सिस्टम इलेक्शन वो है कि आप 4 प्रकार के मेंबर खड़े हैं, 4 कैंडिडेट, एक क्षेत्र में 2 कैंडिडेट खड़े हैं। अब वहाँ से पोलिंग सिस्टम तो 100% की है। मान लीजिए ये हमारा एक गांव है, विलेज है, विलेज। गांव में 2 लोग चुनाव हुए, पहला और दूसरा, 2 व्यक्ति खड़े हुए, और यहाँ पे जनसंख्या थी 100। क्या थी, सदस्य जो वयस्क हैं, वयस्क व्यक्ति या जनता जो 100 है, 100 में से, ठीक है, 2 व्यक्ति खड़े हुए जो खड़े हैं चुनाव में। ठीक है, और यहाँ से 100 लोग हैं। गांव में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। गांव की जो जनसंख्या है 200, 100 है। अब सोचिए, अब इसमें से सभी लोग तो पूरे गांव में तो होंगे नहीं, सिंपल चीज़ है, मेजोरिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग कमाने चले जाएंगे, कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं,
कोई लोग वोट देने नहीं जाते हैं, कोई बुजुर्ग रहता है। कम से कम आप लोगों को 50% या 60% वोटिंग पड़ता होगा, 50 या 60% वोटिंग पड़ता है गांव में या किसी भी चुनाव में, मतलब 50-60% वोटिंग पड़ता है। ठीक है, इससे लेकर इसके बीच में ही वोटिंग होती है। अब सोचिए कि 100 लोग थे वोट देने वाले, गांव में जो 100 लोग थे वो वोट देने वाले थे, और बकिया जो भी बच्चे होंगे तो मान लीजिए उसको छोड़ दीजिए, मतलब 100 लोग, हम मान लिए कि हम 100 लोग वोट देने में वाले हैं। ठीक है, अब वोट देने वाले 100 लोग हैं गांव में जब नाम की पर्ची आई तो उसमें 100 लोगों का नाम था। तो जबकि उसमें कुछ लोग कहाँ चले गए, बाहर चले गए कमाने, विदेश चले गए। कुछ लोग वयस्क हैं, काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, जो चल नहीं फिर सकते, उनका भी नाम अभी आया है। और कुछ ऐसे औरतें भी हैं जो नहीं हैं, अपने मतलब वो भी बाहर निकल गई हैं, या कोई सर्विस में है, कोई सर्विस में भी है तो कहीं दूसरी क्षेत्र में उनका ड्यूटी लगा है, वो भी वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि ड्यूटी लगा है या कहीं चले गए हैं तो वहाँ भी वो वोटिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे करके कुल आप लोगों को 50 से 60% वोटिंग पड़ा है। अब इसमें 50 से 60 वोटिंग मान लीजिए 50-60 वोट पड़ा है, टोटल यहाँ पे 60 वोट पड़ा। कितना वोट पड़ा? 60 वोट। अब 60 वोट पड़ा, अब इन दोनों में बटेगा। ये जो 60 वोट है, एक को पड़ा 40 वोट, एक को पड़ा 20 वोट। यह ए है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए को पड़ा 40 वोट, बी को पड़ा 20 वोट। अब सोचिए कितने परसेंट वोट पड़ा? 40%, 20%, टोटल 60% हुए। अब सोचिए कि जो ये 60% था, जब यह 40% वोट पड़ा और 20%, दोनों में डिफरेंस कितना है? अब सोचिए कि 40% मेजोरिटी ही, जो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी है 40% की, वो इनको सदस्य बना दे रही है, जबकि इनको चाहिए कितना टोटल? कम से कम 55% चाहिए, 55% चाहिए, 55% चाहिए जीतने के लिए। लेकिन ये नहीं, यहाँ पे 20%, बस 40% लोग वोट जीत रहे हैं। आप कभी कभी देखते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 35 और यहाँ पे 25, इतना वोटिंग होता है। कभी कभी एक वोट से भी होता है। अब 500 वोट है, 500 वोट है और 4 तो कैंडिडेट खड़े हो गए, ए बी सी डी, 500 वोट है। अब इसमें से टोटल पड़े 300 वोट, टोटल 300 वोट पड़े। किसी को मिलेगा 50 वोट, तो किसी को मिलेगा 30 वोट, तो किसी को मिलेगा 70 वोट। 7 5 12, 12 7 19, ठीक है, 110 वोट। अब बताइए, इस चारों लोग पड़ गए 100, 200, 260, 250 पड़ेगा, 150। अब सोचिए, अब इतने टोटल हो गए, टोटल 300 वोटिंग पड़ी, 300 वोट पड़ा, ये वोट है। 50 वोट इनको मिला, ये वोट है, ये भी वोट है, ये भी वोट है, ये भी वोट है। ठीक है, अब सोचिए ए को 50 वोट मिला, क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर बताता हूँ। कि जो 300 वोट है, ये 300 वोट है, अरे सॉरी 500 वोटिंग है गांव की, विलेज, ठीक। विलेज 500 वोट है, 500 वोट विलेज में, विलेज, ठीक। अब यहाँ से 4 कैंडिडेट खड़े हो गए, ए बी सी
और डी। और इसमें टोटल वोट पड़े कितने, डाले गए वोट, डाले गए वोट, डाले गए वोट कितने हैं, 300, 300 वोट डाले गए। ठीक है, 300 वोट डाले गए, वोट जो थे 300 वोट डाले गए। अब जो वोट 300 डाले गए हैं, इनको बताइए 50 वोट पड़े, इनको 70 वोट पड़ गए, इनको 80 वोट पड़ गए। ठीक है, 8 7 16 15, 15 5 20, और उनके पड़ गए 100। अब देखिए कि इनको 50 वोट मिला है और इनको 70 और इनको 80, इनको 100। आप सोचिए कि आप 500 सदस्य थे जिसमें 300 वोट पड़ा है, आप केवल 70 वोट पाकर 100 वोट पाकर जीत गए। इसमें कौन सी मेजोरिटी आप लोग के पास है? इसकी 1/5वां हिस्सा लेकर जीता हुआ व्यक्ति है। सोचिए, मतलब 500 वोटों में से 100 वोट लेकर जीता हुआ है। आप लोग सोचिए इसकी क्या मेजोरिटी है। हम इसको सदस्य चुन लेते हैं और 100 लोग इसके मत में हैं, बाकी और जो 200 हैं उसके विपक्ष में हैं। समझ रहे हैं आप? 200 जो हैं विपक्ष में हैं, लेकिन 100 लोग इसके पक्ष में केवल हैं, इसको विजित माना जाता है। तो यही हमारा जो पोल सिस्टम है, यही बताता है कि आप 100 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से 100 लोग आप लोगों को आपको चुन रहे हैं, बाकी जो 200 व्यक्ति हैं वो आपको वोट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप वहाँ पे क्या होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। यही हमारे पोलिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए पोलिंग सिस्टम क्या है। तो पोलिंग सिस्टम लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। कुल वोटों द्वारा, कुल वोटों में से, कुल वोट में से जितने सदस्य, जो सदस्य में से जो सदस्य, कुल वोट में से जो सदस्य सर्वाधिक वोट प्राप्त करता है वह चुनाव जीत जाता है। ठीक है, यह हमारी पोलिंग सिस्टम हो गई। तो हमने आप लोगों को चुनाव के बारे में बताया। अब हम आप लोगों को बताएंगे मनोनयन क्या है, जो मनोनीत क्या होते हैं। ठीक है, मनोनयन के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? मनोनयन के बारे में। ठीक है, मनोनयन के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं मनोनयन क्या है। मनोनयन या मनोचयन, मनोचयन। ठीक है, मनोनयन या मनोचयन के बारे में। तो मनोनयन या मनोचयन मतलब होता है मनोनीत या ठीक है, या मनोनयन कीजिए या मनोचयन कीजिए या मनोनीत कीजिए। तो मनोनीत मतलब क्या होता है, किसे हम मनोनीत करते हैं, मतलब लोकसभा में चुनकर आते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य चुनकर आते हैं? लोकसभा में 2 सदस्य, 2 सदस्य
2 सदस्य चुनकर आते हैं, चुनकर आते हैं, चुनकर आते हैं। ठीक है, अब इसमें बताते हैं कि इनका चुनाव कौन करता है, कौन चुनकर लाता है, कौन इसका मतलब कौन शपथ दिलाता है। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ इसको कौन दिलाएगा, शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। चुनाव कौन करेगा, चुनाव कौन करेगा, चुनाव, इनका चुनाव कौन करेगा, चुनाव करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर, सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, ये जो 2 व्यक्ति आते हैं, ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये जो 2 सदस्य हैं, ठीक है, वो एंग्लो इंडियन होते हैं। क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन होते हैं यह जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, मंत्रिमंडल की सलाह पर सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, इनका चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन है इनको संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 104 अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन 2019 में समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये हमारा 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। ये जो एंग्लो इंडियन थे, ये एंग्लो इंडियन क्या थे, ये थे क्या, ये ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश के सदस्य थे। इन्होंने इंडिया में क्या करने लगा, भारत में रहने लगे, भारत में रहने लगे और अपना परिवार यहीं पर लेकर रह रहे थे। ठीक है, तो यह एंग्लो इंडियन जो थे, यही जो भारत में रहने लगे थे ब्रिटिशर्स, वही एंग्लो इंडियन कहलाए थे। तो हमने मनोनयन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर कौन है, इसके बारे में जानते हैं। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यह आप लोगों को बार बार क्वेश्चन फंसाता है यहीं से, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों, देखिए जो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा
स्पीकर क्या है, लोकसभा स्पीकर के बारे में क्या क्या पढ़ना है। लोकसभा का क्या करना है, लोकसभा का स्पीकर क्या है। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर वो होता है जो लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, यह कैसे आता है, इसका क्या क्या कार्य है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, इसके शपथ कौन दिलाता है और हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं नियुक्ति। ठीक है, दूसरा शपथ, तीसरा है कार्य एवं शक्तियाँ, और हटाने की प्रक्रिया, और शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है, कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया और इनके स्पीकर का जो कार्यकाल है, स्पीकर का कार्यकाल हो जाएगा। और स्पीकर की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता और स्पीकर की तुलना ब्रिटेन के स्पीकर से। ठीक है, हम इतने चीज़ों के बारे में डिटेल जानेंगे। तो स्टार्ट। तो आप लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम आप लोगों को लोकसभा के स्पीकर के बारे में, नियुक्ति कैसे होती है, कि चयन होता है, इसके बारे में बताएंगे बहुत डीपली। यहाँ से आपको 30% क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से टच करने मिलेगा। आप लोगों को यहाँ से 30%, ये 30% जो है यह क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल क्या है, क्या शक्तियाँ हैं, कौन शपथ दिलाता है, नियुक्ति होती है कि चयन होता है। ठीक है, कि उसे चयनित किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं, हटाने की प्रक्रिया क्या है। कार्य एवं शक्तियाँ, इसमें हटाने की प्रक्रिया कई प्रकार से हैं। जो हम महाभियोग लगाते हैं, इस पर भी महाभियोग लगता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया कई प्रकार से हो सकती है। ठीक है, आप लोगों को आगे चल के बताएंगे जब हम इसे बढ़िया से पढ़ाएंगे। कार्यकाल क्या है, कार्यकाल स्पीकर का क्या है, स्पीकर की स्वतंत्रता और निष्पक्षता, स्वतंत्रता होकर अपना न्याय को कार्य करना और निष्पक्ष होकर किसी निर्णय को देना। और स्पीकर की तुलना ब्रिटेन से भी कराएंगे कि ब्रिटेन में जो स्पीकर बैठता है और भारत में जो स्पीकर बैठता है उसमें क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।